कि बेशक बेशक वो लोग जो शहीद हुए वो पीपल्स पार्टी के शोहदा है, वो सिंध के शोहदा है, लेकिन मैं उनको सिर्फ पीपल्स पार्टी और सिंध के शोहदा नहीं कहूँगा। वो जमहूरियत के शोहदा है, वो पाकिस्तान के शोहदा है। और जैसे आपने जिक्र किया 12 मई का, तो 12 मई के शोहदा भी जो है वो भी कानून की हुक्मरानी के शोहदा है, अदलिया की आज़ादी के शोहदा है। वो कराची की भी शोहदा है, वो सिंध की भी शोहदा है, लेकिन वो पंजाब की भी शोहदा है, बलूचिस्तान की भी शोहदा है, पुख्तनख्वा की भी शोहदा है, वो पूरे पाकिस्तान के शोहदा है। और अवामी नेशनल पार्टी ने उस मौके पर आप सब के साथ मिलकर अदलिया की आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानी दी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल अगर जमहूरी निज़ाम का तसलसल जारी रहा और मुझे और मुझ जैसे और बहुत लोगों को ये मौका मिला कि हम एक फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत अपना टर्म मुकम्मल कर सके और असेंबलीज अपना टर्म मुकम्मल कर सके, तो बेशक उसका क्रेडिट सिविल सोसाइटी को भी जाता है, उसका क्रेडिट पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाता है, उसका क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को भी जाता है। लेकिन उस वक्त के डिक्टेटर का रास्ता रोकना और अदलिया की इंडिपेंडेंस और आज़ादी को यकीनी बनाना और फिर जमहूरियत के तसलसल को यकीनी बनाना, इसका अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो पाकिस्तान के वकला को जाता है, आपको जाता है, और इसका एतराफ़ हम सबको है। लेकिन आज जब मैं शोहदा की बात करता हूं तो जाहिर बात है कि मैं मीडिया के शोहदा की भी बात करूंगा। मीडिया के वो दोस्त, वो भाई, क्योंकि सच कहना, सच दिखाना और सच लिखना, इसके लिए भी बहुत हिम्मत और जुर्रत चाहिए। और सच लिखते, सच कहते और सच दिखाते मीडिया के जो भाई, जो दोस्त शहीद हुए हैं, वो भी सिर्फ मीडिया के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के शोहदा हैं। इसी तरीके से वो उलमाए कराम जिन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लाम की बुनियादी असूलों के ऐन मुताबिक बात की और उनको वो हक बात कहने की सजा दी गई और वो हक बात कहते कहते शहीद हो गए, वो उलमाए कराम भी सिर्फ उन मजहबी जमातों के शोहदा नहीं है, उनको भी मैं अपना और पूरे पाकिस्तान के शोहदा समझता हूं। और
और वैसे ही हमारे एतराज़ात लाख सही, हमारे गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी सिविल और जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो शोहदा भी सिर्फ पुलिस और आर्म फोर्सेस के शोहदा नहीं है, वो शोहदा जो है वो भी हमारे शोहदा हैं, पाकिस्तान के शोहदा। और फिर मैं बात करूंगा अपनी जुमात की। तहरीके आजादी से लेकर जब अंग्रेज के खिलाफ आजादी की तहरीक जारी थी, उस वक्त से लेकर फिर पाकिस्तान में जब भी एक आमिर और डिक्टेटर आया, उनके खिलाफ जो जदोजहद चली, और फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जो कोशिशें की गई, तहरीके आजादी से लेकर यहां बैठे एक शहीद के वालिद मियां इफ्तिखार के शहीद बेटे और शहीद बशीर बिलौर से लेकर शहीद हारून बिलौर, वो भी सिर्फ एमपी के शोहदा नहीं है, वो भी पूरे पाकिस्तान के शोहदा है। और अब जब शोहदा के हवाले से मैं इतनी बात कर चुका हूं, तो फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो पिछले 10-15 सालों में सूरत हाल रही दहशतगर्दी के हवाले से, अफगानिस्तान की सरजमीन से असरात आते हैं हमारे साबका फाटा पर, जो अब खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। फिर खैबर पुख्तनख्वा मुतासिर होता है और उसके बाद पूरा मुल्क मुतासिर होता है। और जहां मैं आपसे मुखातिब हूं, कराची भी मुतासिर होता है, और थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा मुतासिर होता है। आप उस अजियत और तकलीफ से गुजर चुके हैं, इसलिए उसकी तफसीलात बयान करना मैं जरूरी नहीं समझता। एक मुश्किल ये थी, मैं कम से कम मलरकंड के हवाले से बात करूंगा आज, कि मलरकंड डिवीजन में जब मैंने से लोगों से बात करना चाहिए और उनसे मशवरा करना चाहा कि मैं उनसे समझ सकूं और पूछ सकूं कि हमने इस मुसीबत का सामना कैसे करना है और उसका खात्मा कैसे करना है, तो आप यकीन जानिए बदकिस्मती हमारी कि लोगों को, हालांकि उस वक्त मैं खुद 2008 अभी 2-3 माह ही हुए थे हुकूमत को बने हुए, मैं खुद हुकूमत में था, लेकिन उससे पहले के हालात ऐसे गुजरे थे कि लोगों को ना रियासत पे एतमाद था और ना हुकूमत पर एतमाद था। और शायद दहशतगर्दों का नैरेटिव और बयानिया वो उस वक्त ज्यादा मौसर था।
और हमारा बयानिया और नैरेटिव एक हुकूमत की हैसियत से नहीं, की हैसियत से हमारा नैरेटिव शायद पहले था ही नहीं, अगर था तो हम खुद कंफ्यूज थे। बहरहाल एक बहुत बड़ी कीमत अदा करके आप, मैं, हम सब आज यहां तक पहुंचे हैं। अगर आप देखें तो पिछले चंद माह से, बिलखुसूस पिछले चंद माह से तसलसल के साथ वाकयात हो रहे हैं। वो वाकयात खैबर पुख्तनख्वा में भी हो रहे हैं, बिलखुसूस हमारे उन साबका कबायली इलाकों में जो अब खैबर पुख्तनख्वा की सूबे का हिस्सा बन चुके हैं। आपकी नजरों से ये खबरें शायद रोजाना गुजरती होगी, और वही सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है। और अल्लाह ना करे कि खुदा ना खास्ता उस तरह के हालात, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि उस तरह के हालात, जो हालात जब बदतरीन थे, खुदा ना खास्ता उस तरह के हालात यहां पर कराची में पैदा हो जाए। इसलिए मैं ये समझता हूं, तनकीद और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करके नहीं, कत्तन वो इरादा मेरा नहीं है, लेकिन मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, यानी अपनी मुल्क की अपनी रियासत को, रियासती इदारों को, इंतजामिया को और हुकूमती ओहदेदारों को आज कराची बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ये अपील करना चाहूंगा, ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दें, इस तरफ तवज्जो दें, नेशनल एक्शन प्लान पर तवज्जो दें, दोबारा इसको सर उठाने ना दें। पाकिस्तानी कौम पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है, पाकिस्तान का वजूद पहले ही जख्मी है, भरपूर तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए ताकि हम इन वाकयात को भी रोक सकें और अपने मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा भी कर सकें। और उसके लिए हमारी सियासत, हमारे नजरियात, हमारे सियासी इख्तिलाफात वो है, रहेंगे, वो सियासत है। लेकिन आज इसी प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कर चलूं कि आज भी अगर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए और दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने के लिए जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे, जिनकी सिमत सही होगी, हम भरपूर ताउन करेंगे अपने मुल्क के खातिर। और ताउन की जब मैं बात करता हूं तो ये ताउन सिर्फ मैंने, आपने और हम सब ने नहीं करना। ये ताउन फिर इस खित्ते की जितनी ममालिक हैं उन्होंने भी एक दूसरे से ताउन करना है। अफगानिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि अमन मुज़ाकरात जारी है, एक कोशिश की जा रही है, एक तरफ अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाकयात भी वहां रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट यह है कि कम से कम आज अफगानिस्तान ये तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान का किरदार अफगान पीस के हवाले से मुस्बत है और पॉजिटिव है।
और मेरे ख्याल से हमारा किरदार होना भी पॉजिटिव और मुस्बत चाहिए। अफगान पीस प्रोसेस, हम सब इस पे यकीन रखते हैं, मैं आप पूरा हम सब यकीन रखते हैं कि इट हैज टू बी अफगान ओन्ड एंड अफगान लेड, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हम साया मुल्क होने के नाते एक फैसिलिटेटर और सहूलतकार का जो हमारा किरदार बनता है पीस प्रोसेस में, वो किरदार हमें जरूर अदा करना चाहिए। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन कायम होगा मुकम्मल तौर पर। और वैसे ही अगर किसी की यह सोच है कि पाकिस्तान में अमन नहीं होगा और अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, तो यह सोच भी गलत है। अफगानिस्तान में तब अमन आएगा जब पाकिस्तान में मुकम्मल अमन होगा। इसलिए जो एतमाद का फुकदान है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये नुकसान है दोनों मुल्कों के लिए। अगर अफगानिस्तान की तरफ से हम पे इल्जाम है या हमारी तरफ से अफगानिस्तान पे इल्जाम है, या अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमला होता है, या उनकी शिकायत कि हमारी तरफ से उन पे हमला हो रहा है, ये बात हमेशा के लिए खत्म करना होगी। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि अफगानिस्तान का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त है, और ये भी नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान ये कहे कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो उनका दोस्त है। ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जो भी दहशतगर्द है, जो भी अमन अमान की सूरत हाल खराब कर रहा है, दोनों मुल्कों ने यह तय करना होगा कि वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है और मुश्तरका दुश्मन का हमने मिलकर मुकाबला करना होगा। इसी के साथ साथ मैं साबका कबायली इलाकों का जिक्र करूंगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो अब खैबर पुख्तनख्वा में जम हो चुके हैं। आप में से कुछ लोगों को यह मौका शायद मिला होगा कि आप वहां गए होंगे, और अगर कोई उस वक्त गया है कि जब अफगानिस्तान की लड़ाई, जब रूस अफगानिस्तान आया, अगर कोई मेरे बुजुर्गों में बड़ों में से उस वक्त गया हो कि जब वो लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, तो आप यकीन जानिए कि उन इलाकों से ज्यादा पुरअमन इलाका कोई नहीं था। लेकिन रूस के आने के बाद अफगानिस्तान में जो हुआ, फिर रूस के जाने के बाद जो हुआ, और फिर 9/11 के बाद जो हुआ, उस खित्ते को एक वॉर जोन बना दिया गया। अब जरूरत इस बात की है, जो आईनी तरमीम थी वो तो हो गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब हमने उन इलाकों को मेन स्ट्रीम में लाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करके। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, लीगल कानूनी मामलात और इश्यूज हैं, माली और फाइनेंशियल मामलात हैं, उन इलाकों की डेवलपमेंट रिलेटेड मामलात हैं। तो यह भी आज इस प्लेटफॉर्म से मेरा जरूर मुतालबा होगा कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी मामलात हैं, तरजीही बुनियादों पर उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। और इसमें भी सिर्फ उन इलाकों की बेहतरी नहीं है। आज भी मुझे यहां आते हुए खबर मिली कि शायद आज भी वहां पर, मैं तो 2 दिन से बाहर हूं,
यहां पर हूं, लेकिन आज मुझे आते हुए खबर मिली, अब मैं उसको कंफर्म करूंगा कि आज भी वहां पर जो खासादार है वो आज एहतजाज कर रहे हैं तमाम मौज एरियाज में। तो जाहिर बात है कि इन मामलात पर हमें तवज्जो देनी होगी। ये ना हो कि खुदा न खास्ता वहां पर एक बार फिर हम एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर दें जो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस की जगह और स्टेट की जगह और इंतजामिया की जगह और हुकूमत की जगह वो स्पेस कोई और भर दे, जिस तरह पहले कर चुके हैं वो। और ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता एक बार फिर उसके मनफी असरात सिर्फ वहां तक ना बल्कि पूरे मुल्क तक हो, क्योंकि ये इस वक्त हमारे वजूद का वो हिस्सा है जो जख्मी है। तो बड़े एहतियात से इसको हैंडल करना चाहिए। और इसी के साथ मैं बात करूंगा अब 18वीं तरमीम की। सबसे पहले तो आज मैं सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि एज चीफ मिनिस्टर जब 18वीं तरमीम हो रही थी, लोगों का जो भी ख्याल है, मैं लोगों के ख्यालात नहीं बदल सकता, मैं सियासी सोच लोगों की नहीं बदल सकता, लेकिन आज मैं ऑन रिकॉर्ड यहां पर कहता हूं कि सूबे के नाम बदलने में और 18वीं तरमीम में और NFC अवार्ड में पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो ताउन हमसे किया, मैं उसकी उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन अब आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि अब 18वीं तरमीम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि 18वीं तरमीम को या रोल बैक किया जाए या उसको रिविजिट किया जाए पार्शियली, और उसको जोड़ा जा रहा है वसाइल से, यानी हमारे नेशनल रिसोर्सेज से। आप कानूनदान हैं, आप समझदार हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि NFC अवार्ड, आखिरी NFC, तो जाहिर बात है कि उस वक्त जब NFC अवार्ड हो रहा था तो वो फंक्शंस जो फेडरल गवर्नमेंट से अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर हुए हैं, वो इख्तियारात और वो फंक्शंस उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, और उसके लिए जो वसाइल दरकार थे वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहे। अब मुश्किल ये पेश आ रही है कि 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड, नया NFC अवार्ड होना था, आपको पता है, और वो NFC अवार्ड आज तक नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लामाबाद में बैठे कुछ लोगों का यह ख्याल है कि सूबों का हिस्सा कम होना चाहिए, इस्लामाबाद का हिस्सा बढ़ना चाहिए। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद मेरा मौक़िफ़ यह है कि सूबों का हिस्सा मजीद बढ़ना चाहिए, इसलिए कि इजाफी इख्तियारात या फंक्शंस जो सूबों को मिले हैं उसके साथ उन सूबों को वो वसाइल भी मुंतकिल होने चाहिए ताकि वो अपने फराइज अदा कर सकें। अब सिंध में चूंकि मैं हूं तो यहां पर मेरे ख्याल से पिछले कई दिनों से इशू चल रहा है, यहां पर सिंध के जमीन के हवाले से, आइलैंड्स जो आपके हैं, जजायर जो है, उस पर बहस चल रही है। उस दिन बलूचिस्तान का भी यही गिला था। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो सिंध का है वो सिंध का है, बेशक पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब पुख्तनख्वा में खड़ा होकर मैं पुख्तनख्वा की हक की बात करता हूं, जब सिंध में खड़े होकर आप सिंध की हक की बात करते हैं, तो क्यों ये कहा जाता है हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन सिंध का जो है वो सिंध को मिलना चाहिए और पुख्तनख्वा का जो है वो पाकिस्तान में पुख्तनख्वा को मिलना चाहिए। और ये सिलसिला के हम एक दूसरे को गद्दार करार दें, ये कब से चल पड़ा है।
और आज भी जारी है। कोई और बात न मिले तो कह रहे थे जी ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। इससे हमारे दरमियान फासले कम नहीं होते, इससे हमारे दरमियान फासले बढ़ते हैं। इससे हमारा मुल्क मजबूत नहीं होता, इससे हमारा मुल्क कमजोर होता है। इससे फेडरेशन मजबूत नहीं बल्कि फेडरेशन कमजोर होती है। और फेडरेशन की कमजोरी जो है वो सिर्फ फेडरेशन की कमजोरी नहीं है, फेडरेशन की कमजोरी हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की कमजोरी है। इसलिए मेरी आर्गुमेंट यह कि फेडरेशन को मजबूत करो, फेडरेशन को मजबूत करोगे तो हमारा पाकिस्तान भी मजबूत होगा उसके साथ। यह आर्गुमेंट है मेरी। और अब बलूचिस्तान, अगर आपको जाने का मौका मिला हो और गए होंगे आप, बलूचिस्तान के बहुत सारे दोस्त और साथी कराची में आते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके बहुत सारे गिले हैं, बहुत सारे गिले हैं। और मेरे ख्याल से उस वक्त उस तरफ तवज्जो हमें देनी होगी। लेकिन सी पैक में वो क्या मांग रहे हैं हमसे? वेस्टर्न चाइना अपने निस्बतन अंडर डेवलप्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए चीन में वेस्टर्न चाइना से एक कॉरिडोर और एक रूट का कंसेप्ट वो लेकर आए। अब इससे पहले कि मैं ये बात करूं, मेरा कतअन ना ये मतलब है और ना मेरी ये सोच है कि मैं ये कहूं कि खुदा ना खास्ता पंजाब की तरक्की नहीं होनी चाहिए। हो तरक्की पंजाब की, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि चाइना अपने लेसर डेवलप्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए कॉरिडोर दे रहा है, वहां पर एहसास महरूमी खत्म करने के लिए वो ये मंसूबा उन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान का भी फायदा है, उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से मुल्तान और ऑनवर्ड्स मोटरवे बनानी थी, शौक से बनाए, लेकिन साथ ही जो वादा किया गया था वेस्टर्न रूट का, अगर उस तरफ मोटरवे बनती है, उस तरफ ऑप्टिकल फाइबर दस्तयाब होती है, उस तरफ इंडस्ट्रियल जोन्स बनते हैं, बने। लेकिन पेशावर से लेकर डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान से जोब, किला सैफुल्ला, क्वेटा और गवादर, ये मोटरवे भी बननी चाहिए, यहां भी इंडस्ट्रियल जोन्स बनने चाहिए, यहां भी नई रेलवे ट्रैक होनी चाहिए, यहां भी ऑप्टिकल फाइबर को दस्तयाब होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट है। और गवादर पोर्ट में सबसे पहले आप बलूचिस्तान को अकोमोडेट करें। अगर उनके पास इंजीनियर्स नहीं है तो इंजीनियर्स अगर आपको दस्तयाब नहीं है, हालांकि वो भी है लेकिन नहीं है, कोई हाईली टेक्निकली ट्रेंड लोग आपको चाहिए, लाए। 100 बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान में जहां भी दस्तयाब है वहां से लाए। लेकिन जो स्किल्ड लेबर और आम लेबर बलूचिस्तान में दस्तयाब है, गवादर में दस्तयाब है, वो तो कम से कम बाहर से ना लेकर आए, मुकामी लोगों को वो मौका दे ताकि वो एहसास से महरूमी खत्म हो उन लोगों की। ये आर्ग्यूमेंट है। और उसी तरीके से आप मुझे याद है सिंध थर कोल के लिए लड़ रहा होता था, सिंध अपने कोयले के लिए, थर कोल के लिए लड़ रहा होता था, और मैं पुख्तनख्वा के बिजली के मुनाफे के लिए लड़ रहा होता था। अब थर कोल सिंध में है, उससे बिजली पैदा होगी तो पाकिस्तान का भी फायदा होगा, सिंध का भी फायदा होगा। अब पुख्तनख्वा में बिजली पैदा हो रही है तो पुख्तनख्वा का भी फायदा होगा, पाकिस्तान का भी फायदा हो रहा है। लेकिन आईन के मुताबिक जो पहले से तयशुदा फैसले हैं, इस मुनाफे में जो मुनाफा सिंध का है वो सिंध को मिलना चाहिए, और उसी मुनाफे में जो मुनाफा पुख्तनख्वा का है वो पुख्तनख्वा को मिलना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ये है, यही आर्ग्यूमेंट है। और अब मैं मुख्तसर बात करूंगा मईशत पर। और मैं जब मईशत पे बात करूंगा तो मैं पहले से ये कह दूं, क्योंकि ये फोरम ऐसा है, मैं किसी सियासी लीडर का नाम नहीं लूंगा और मैं किसी सियासी पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ जो फैक्ट्स और फिगर्स है वो सामने रखूंगा।
क्योंकि ये माशी हब है कराची। यहां पर अगर मईशत पर बात नहीं होगी तो कहां होगी? अब ये आदाद शुमार जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये भी मैं पहले से गुजारिश कर दूं कि प्लीज ये मेरे अपने आदाद शुमार नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार है। मैं मार्च से बाद की बात नहीं कर रही थी कि मार्च के बाद तो कोरोना आ गया था, लेकिन मार्च तक अगस्त 2018 से लेकर मार्च 2020 तक हमारे कर्जे 30,000 अरब रुपए से बढ़ के 41,000 अरब रुपए पे चले गए। रुपए 30% डिवैल्यू हो गया, जिससे सिर्फ रुपए की कदर कम नहीं हुई, बैठे बैठाए जो हमारा ओवर साइज लोन का साइज था वो भी बढ़ गया, इसलिए कि हमारे कर्जे सारे पाकिस्तानी रुपए में नहीं है, वो डॉलर में है। जितनी हमारी इंपोर्ट्स है वो महंगी हो गई। उसके साथ साथ गैस और बिजली, इनका टैरिफ बढ़ा, और बिजली की मैं इसलिए तफसीली बात नहीं करता कि वो वैसे भी मेरे ख्याल से आपका सबका एक खास रिश्ता है के इलेक्ट्रिक के साथ, तो उस पर मैं तबसरा मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मेरे ख्याल से उस हवाले से आप मुझसे बेहतर तबसरा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो रोजमर्रा की जो सब्जियां हैं, दाल है, घी है, आटा है, चीनी है, ये किसी एक सियासी जमात के पॉलिटिकल वर्कर की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी सियासी लोग हैं और जितनी भी गैर सियासी लोग हैं, जितनी भी पाकिस्तानी हैं, उन सब की जरूरत है। अब इनकी कीमतों को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, दवाइयों की कीमत को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत में इजाफा होगा। अब मिसाल के तौर पर हम टारगेट रख लेते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन तो सबसे ज्यादा इधर ही होती है, सिंध में होती है, कराची में होती है। अब एक साल हमने टारगेट रख दिया 5,500 बिलियन रुपए का, किसके कहने पर? IMF के कहने पर। और IMF को मैं ये नहीं कहूंगा कि आज हमने सिर्फ कर्जा लिया है, इससे पहले हुकूमतों में भी हम सब रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाले रिस्पॉन्सिबल है और हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमने अपने हेल्थ सेक्टर में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं किया, मौजूदा हुकूमत भी रिस्पॉन्सिबल है, जितने हम पहले थे हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमने एजुकेशन सेक्टर में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं किया, मौजूदा भी रिस्पॉन्सिबल है, उससे पहले भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये कहकर के चोर सिपाही का खेल हम आपस में खेलें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूं, तो उससे तो मसला हल नहीं होना, उससे हमारी सियासत होगी, लेकिन उससे महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, उससे दवाइयां की कीमत जो है वो कम नहीं होगी, उससे इकॉनमी आगे नहीं बढ़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि हमारी जीडीपी इस वक्त अगर आप ग्रोथ देख लें तो हमारी ग्रोथ बांग्लादेश से तो पहले ही कम थी, अब अफगानिस्तान से भी कम हो रही है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी। इकॉनमी बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे बेहतर जानते और समझते हैं। इससे पहले अगर रियासतें कमजोर हुई हैं तो वो एक जमाना था जब इनकलाब के जरिए तब्दीलियां आती थी। आज की दुनिया में मईशत के जरिए तब्दीलियां आती हैं, और हम ये देख चुके हैं, दुनिया में मिसालें हमारी सामने। मैं यहां पर नैब की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, इसलिए नैब की बात नहीं करूंगा कि आप खुद वकील हैं और आप इन मामलात को बेहतर समझते हैं, और ये एक हसीन इत्तेफाक है कि जब भी हम लोग नैब की बात करते हैं तो उसको जोड़ दिया जाता है कि शायद हम अपने लिए कोई रियायत या सहूलत मांग रहे हैं, तो नैब को मैं टच ही नहीं करता।
लेकिन मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर जरूर आज बात करना चाहूंगा। जरूर देखिए, सिस्टम जो हमारा है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये कॉम्बिनेशन है बेंच और बार का। जजेस काबिल एहतराम हमारे लिए, लेकिन उस दिन इस्लामाबाद में आपके कलीग्स आए थे इस्लामाबाद में, जब पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी। बड़े संजीदा सवालात उस दिन उठे आर्टिकल 175A पर और जजेस की अपॉइंटमेंट पर। बड़े संजीदा सवालात उठे, बड़े संजीदा सवालात उठे उस दिन सिविल लिबर्टीज पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, बेसिक ह्यूमन राइट्स पर। तो आज सिर्फ मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, मुझसे किसी ने सवाल किया कि जी आपके ख्याल में एक ऑनरेबल जज का, खासकर सुपीरियर जुडिशरी का जो जज है, उसका पैमाना क्या होना चाहिए? तो ये तो वाज़ेह बात है, आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। जितनी आपकी मालूमात है इस हवाले से मेरी मालूमात बहुत कम है, लेकिन मैंने एक दफा सुपीरियर कोर्ट के जजेस का ओथ पढ़ रहा था, और वो ओथ आपको पता होगा कि उस हल्फ में क्या है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे ख्याल से इस हल्फ को पैमाना बना लें, ये जो हल्फ है, और इस पैमाने पर जो भी पूरा उतरता है सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस पैमाने पर जो भी पूरा उतरता है उसी को सुपीरियर जुडिशरी का ऑनरेबल जज होना चाहिए, उसी को। अब जजेस को पॉलिटिसाइज करना, हम उनके साथ नेकी नहीं बल्कि बदी करेंगे। लेकिन ये मैं सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन प्लीज, और रख ले अपने पास, इसको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं जब देखता हूं कि जो काजी फाइज ईसा के साथ हो रहा है, मोहतरम जज सुप्रीम कोर्ट के, मैं उस पर कैसे खामोश रहूं? मैं उस पर कैसे खामोश रहूं? आप कैसे खामोश रहें? किस बात की सजा उनको दी जा रही है? किस बात की? और मेरे ख्याल से फिर मैं कहूंगा कि तमाम जजेस काबिल एहतराम हमारे लिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस की जरूरत है। थैंक यू, मेरे सवाल का आपने जवाब दे दिया। लेकिन यह ख्याल हमें रखना है कि हमने उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना, और एक बड़ी बारीक लकीर है इसमें, उसका ख्याल हमें रखना होगा। अब इसी तरह मीडिया, अब मेरे ख्याल से मीडिया की आजादी अगर नहीं होगी तो लोगों तक सच पहुंच सकेगा? तो अगेन मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान में हर कीमत पर मीडिया की आजादी को यकीनी बनाना होगा। लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल तौर पर आजाद है, क्योंकि शायद कोई ऐसे मोहतरम हो जिनको टीवी पर 2 घंटे दिखाया जाए, शायद उसी मीडिया की यह ख्वाहिश हो कि मुझ जैसे नाचीज को 2 मिनट दिखा दे, लेकिन मुझे 2 मिनट भी नहीं दिखा सकते। और कोई इंसाफ करे तो मीर शकील और रहमान और मतीउल्लाह जान की मिसालें हमारे सामने हैं। उनकी मिसालें हमारे सामने हैं
कराची में हमारे एक भाई थे वली बाबर, उनकी मिसाल हमारे सामने। तो मेरे ख्याल से पहले हमें और फिर आप सबको, हमें मीडिया की आजादी के लिए भी बात करनी होगी और उठना होगा, वो भी बहुत जरूरी है। और अब मैं आता हूं एक ऐसे नुक्ते पे कि जिस पे मेरे ख्याल से आज सिर्फ मैं कुछ कह सकता हूं, आप सुन लेंगे, लेकिन आज मुख्तसर वक्त में हम फैसला नहीं कर सकते। उस हवाले से हम पूरी डिटेल्स तय नहीं कर सकते, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये अपनी अपनी सोच, अपना अपना नजरिया। जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे की राय का एहतराम करें। ये मेरी राय है और मैं पहले से कह रहा हूं, अगर मेरी राय के हवाले से ये बात किसी को नामुनासिब लगे तो मैं पहले से माजरत कर लेता हूं। लेकिन 1947 में ये मुल्क आजाद हुआ और आज है 2020। अब ये हम देख लें कि इतने अरसे में हमने क्या खोया और क्या पाया, और जो बुनियादी सतून है जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें मीडिया है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, ये हम देख लें कि आज वो सतून कहां खड़े हैं। अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं या थोड़े से हिल गए हैं, और खड़े भी हैं कि नहीं खड़े। ये पिलर्स आज किस हाल में हैं। मैं किसी के खिलाफ ऐलान जंग करने यहां नहीं आया, लेकिन मेरी एक तजवीज है। एक तो वो चार्टर है जो अब ऑपोजिशन अलायंस ने बनाना है, चार्टर यानी एक मीसाक नया। लेकिन मेरे ख्याल से उस चार्टर के साथ साथ एक कौमी मीसाक भी होना चाहिए, और वो कौमी मीसाक एक कौमी डायलॉग के नतीजे में बनेगा। और वो डायलॉग एक दिन दो दिन में मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी शुरुआत होनी चाहिए। मुझसे क्या गलती हुई, किसी और से क्या गलती हुई, मैंने क्या खोया क्या पाया, किसी और ने क्या खोया क्या पाया, हमने जो किया इस मुल्क का फायदा कितना किया और नुकसान कितना हुआ, इस पर एक डायलॉग होना चाहिए। और मेरे ख्याल से उस डायलॉग के नतीजे में हमें रूल्स ऑफ द गेम बनाने होंगे। कौन से पिलर ने क्या करना है और उसने कहां रहना है। कौन सा पिलर किधर रहेगा और क्या उसका किरदार होगा, क्या फराइज होंगे, क्या इख्तियारात होंगे। मेरे ख्याल से इस पर एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। इस वक्त ये भी मैं भी महसूस कर रहा हूं और शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इस हवाले से काफी पेचीदगियां और मुश्किलात हैं। उस पर एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और उस पर एक कौमी चार्टर बनना चाहिए, और उसके लिए भी एक पैमाना होगा और होना चाहिए। और वो पैमाना मेरे ख्याल से मेरा मंशूर किसी दूसरे पार्टी का मंशूर, मेरी सियासी सोच किसी दूसरी पार्टी की सियासी सोच, ये पैमाना नहीं हो सकता। उसके लिए जो सबसे बड़ा पैमाना है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आईन उसके लिए पैमाना है। ये बात बहुत जरूरी है। और आखिर में मैं
क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी मेहरबानी की है, क्योंकि आप सब, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप कहने के आदी हैं, आप सुनने के कम आदी हैं। सुनते आप हैं लेकिन एक दूसरे को, सुनते आप एक दूसरे को है। जाहिर बात है, जब आप दलाइल दे रहे होते हैं, तो उस वक्त दो ऑनरेबल लॉयर्स तो एक साथ नहीं बोलते, और जब भी बोलते हैं मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कराची के हवाले से, और फिर मैं ये कहूंगा कि ये मेरी अपनी राय है। किसी को अगर प्लीज मेरी इस हवाले से कोई बात अच्छी ना लगे तो उसके लिए भी मैं माजरत कर लेता हूं पहले से। कराची मुश्किल ये पड़ जाती है कि जब ये फैसला कोई कर लेता है कि जी ये कराची सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी और का नहीं है, मुश्किलें तब पैदा होती है। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि कराची सबका है और सबका होना भी चाहिए। सबका है और सबका होना भी चाहिए, और सब ने कोएग्जिस्ट करना है, सब ने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, सब ने एक साथ रहना है। अगर ये सोच होगी तो कराची सिर्फ तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि कराची जब तरक्की करता है पूरा मुल्क तरक्की करता है, और कराची में जब कोई मुश्किल आती है तो वो मुश्किल कराची तक महदूद नहीं होती, पूरे मुल्क पे उसके मनफी नसरात होते हैं। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ हमने ही कराची से लेना है और कुछ देना नहीं है? तो दूसरी बात मेरी है कि ये भी किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने कराची को देना है। फिर मैं अपनी बिरादरी की बात करूंगा कि फिर हम सब ने भी अक्रॉस द बोर्ड कराची को देना है ताकि कराची तरक्की कर सके। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि मैं ठीक आप गलत, ये नहीं हो सकता कि मैं ये कहूं कि मैं ईमानदार आप चोर। इन रवैयों के साथ कराची को हम कुछ दे नहीं सकेंगे। एक ही दिन जब हम 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराची की इशू पर करेंगे, लेकिन कराची सब कुछ कहेंगे मगर कराची के हवाले से कुछ नहीं कहेंगे। अपना खून दिया कराची को और दे रहे हैं। बेशक आपने दिया है, बेशक आपने दिया है, और हम आपकी उन कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तो ये इशू है, और इसी पर फिर आखिर में बात इस पे खत्म करूंगा कि सिंध हर किसी की राय है। मैं किसी राय पर जबरदस्ती हावी नहीं हो सकता। अगर कोई कहीं उठकर कोई तजवीज दे दे, ये उसकी अपनी तजवीज है, उसका एहतराम करना होगा। लेकिन मेरी कम से कम ये तजवीज है कि सिंध को, मेरी ये तजवीज है, एंड अगेन प्लीज इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी ये तजवीज है क्योंकि ये सिंध है, ये सिंध की पहचान है। तो मेरी ये कम से कम तजवीज होगी कि सिंध को तकसीम करने से सिंध का मसला नहीं हल होगा, सिंध को मजबूत और एक बनाने से सिंध का मसला हल होगा। मैं आपको और वक्त नहीं लूंगा। मैं कराची का, कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे हालात बन गए थे कराची में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका। वो 11 घंटों में जो हुआ वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा।
जिसने भी किया, जिसके लिए भी किया, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सोच लें कि नुकसान कितना हुआ और फ़ायदा कितना हुआ। लेकिन बहरहाल चूंकि मेरे लिए ये पहला मौका था कि मैं कराची आकर कराची बार एसोसिएशन से मुखातिब हो सकूं, एंड लेट मी रिपीट इट प्लीज, लेट मी रिपीट इट। आपसे आज बात करके मैं यही कहूंगा कि दिस इज एन ऑनर फॉर मी, मेरे लिए एजाज है और इसके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। थैंक यू।